नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है आजीविका 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया गया है बाजार। तो देखिए, आजीविका के 5वें यूनिट में बाजार को दिया गया है। बाजार के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इसमें दो बाजारों को पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन सा है, मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। ठीक, उसके बाद पूंजी बाजार के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, शेयर मार्केट को। ठीक, शेयर मार्केट पढ़ेंगे। तो इसी से संबंधित जितने भी तथ्य रहेंगे, ये सब तथ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो शेयर मार्केट से संबंधित है वे जो है इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे। ठीक, तो इन्हीं सबको हम जो है अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसी वीडियो में जो है हमारा पूरा बाजार यूनिट 5 का बाजार जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक्स्ट्रा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको बाजार से। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पीडीएफ वहां मिल जाएंगे और साथ ही उसमें करंट अफेयर से अपडेट भी दिया जाता है। किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम को। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाजार, तो सबसे पहले यहाँ बाजार की परिभाषा को समझिए। तो बाजार क्या होता है, तो बाजार से अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां क्रेता तथा विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए किसी जगह इकट्ठा होते हैं। तो देखिए, क्रेता कौन होते हैं, जो खरीदार। खरीदार को क्रेता कहा जाता है, क्रेता खरीदार को, अर्थात जो खरीदता है सामान को, और विक्रेता बेचने वाले को विक्रेता कहेंगे। जो सामान को बेच रहा है, वस्तु को बेच रहा है, वो विक्रेता होगा, बेचने वाला। और खरीदार, खरीदने वाला जो है क्या रहेगा, क्रेता कहलाता है। ठीक, तो क्रेता और विक्रेता जिस जगह सौदा करते हैं, वस्तु का सौदा करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो जिस जगह इकट्ठे होते हैं उस स्थान को कहा जाता है बाजार। ठीक, अब देखिए बाजार, अगर उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर देखें तो बाजार जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए बाजार 3 प्रकार के होंगे। एक होते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें क्या होता है, क्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है और एक समान वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। तो यहाँ खरीदारों की संख्या बहुत ज्यादा होगा, इसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहेंगे। ठीक, और इसमें किसी एक वस्तु को बहुत सारे खरीदते हैं तो उस बाजार को कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। दूसरा होता है एकाधिकार या मोनोपोली मार्केट। तो एकाधिकार बाजार क्या होगा, एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, अर्थात बेचने वाला एक है और खरीदने वाले अधिक, तथा उस वस्तु का पूर्णतः नियंत्रित जो है पूर्ति पर नियंत्रण होता है। जो क्रेता विक्रेता होगा, वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उसका वस्तु पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु है वो एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एकाधिकार, उसका मोनोपोली होगा। तो ये मोनोपोली मार्केट कहलाता है। तीसरा देखिए अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसमें कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं या दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तथा यह मालूम नहीं होता कि किस कीमत पर वस्तु के सौदे किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्रेता और विक्रेता, कुछ क्रेताओं को भी और कुछ विक्रेताओं को, दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और न ही उन्हें मालूम होता है कि किस कीमत पर वस्तु को सौदे करना है। तो इसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहेंगे। ठीक, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं इसके। एक होता है द्वैधाकारी, डुओपोली। इस बाजार में वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता होते हैं, इसे द्वैधाधिकार कहते हैं। ठीक, तो ये दो विक्रेता होंगे, उसे द्वैधाधिकार। और एक होता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। तो इसमें वस्तु के विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक किंतु बहुत ही अधिक नहीं होते हैं। तो 2 से अधिक होंगे परंतु बहुत ज्यादा अधिक नहीं होंगे, तो तब क्या कहलाएगा, ये अल्पाधिकार होगा। ठीक, अल्प मात्रा में अधिकार होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे समय के आधार पर बाजार के प्रकार को। तो देखिए, समय के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। समय के आधार पे, तो देखिए समय के आधार पे पहला है दीर्घकालीन बाजार। देखिए, जिसमें मांग एवं पूर्ति में उत्पादक सामंजस्य बैठा लेता है, उसे कहा जाता है दीर्घकालीन बाजार। मांग के आधार पर पूर्ति किया जाता है। तो मांग, जैसे डिमांड है, डिमांड उसके आधार पर सप्लाई किया जाएगा, तब क्या कहलाएगा, वो दीर्घकालीन बाजार कहला जाएगा। दूसरा है अति दीर्घकालीन बाजार, जैसे स्वर्ण आभूषण का बाजार, अर्थात रुचि, स्वभाव और फैशन के अनुरूप उत्पादक वस्तु का निर्माण कर सकता है। ठीक, तो इसमें जो है कैसे आएगा, अति दीर्घकालीन, जैसे बाजार में रुचि रहेगा, स्वभाव, फैशन, उसके अनुरूप निर्माण करना दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत आएगा, अति दीर्घकालीन के अंतर्गत आएगा। ठीक, और उसके बाद तीसरा देखिए अल्पकालीन बाजार, इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में मांग और पूर्ति में कुछ सीमा तक के सामंजस्य बनाया जाता है। तो इसमें मांग और पूर्ति में कुछ सीमा सामंजस्य बनाया रहेगा, पूर्णतः सामंजस्य नहीं रहता है। ठीक, किसमें रहता है, दीर्घकालीन बाजार में मांग एवं पूर्ति का उत्पादक सामंजस्य बैठा रहता है।
उसके बाद देखिए अति अल्पकालीन बाजार, जैसे सब्जी एवं मछली का बाजार होता है, ऐसे बाजार में मूल्य केवल मांग से प्रभावित होता है। तो इसमें पूरी तरह से मूल्य मांग से प्रभावित होता है, जैसे डिमांड रहेगा उसके आधार पे क्या रहेगा उसका मूल्य। इसमें विक्रेता को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का समय नहीं मिलता है, तो उसका वस्तु की पूर्ति बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब्जी हो गया, मछली हो गया, ये तुरंत आने वाली चीजें हैं, फ्रेश रहते हैं। तो ऐसे जिस प्रकार उसका मांग रहेगा उसी आधार पर उसका मूल्य रहेगा। ठीक, तो ये अति अल्पकालीन बाजार होते हैं, कुछ समय बाद खराब हो जाने वाली ये वस्तुएं सब इसमें बिकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार के दो प्रमुख अंग होते हैं, इसी को दो बाजार के रूप में आप जान सकते हैं। वित्तीय बाजार में एक मुद्रा बाजार होगा और दूसरा पूंजी बाजार होगा। देखिए वित्तीय बाजार, फाइनेंस मार्केट, एक ऐसा संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कौन? विक्रेता और विक्रेता जो है वित्त का एक्सचेंज करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाता है। क्या कहलाएगा? वित्तीय बाजार कहलाएगा। वित्तीय बाजार के दो अंग होते हैं, पहला होता है मुद्रा बाजार, दूसरा होता है पूंजी बाजार, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इस यूनिट में हमें इन्हीं दो अंगों को पढ़ना है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं दोनों को पढ़ना है आगे। तो चलिए वित्तीय बाजार और मुद्रा बाजार के अंतर्गत आने वाले जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार हैं उनको समझ लेते हैं। तो इनमें देखिए मुद्रा बाजार के अंतर्गत मांग मुद्रा बाजार आ जाता है, वाणिज्यिक बिल या हुंडी बाजार आ जाएगा, वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर होते हैं वे, निक्षेप प्रमाण पत्र, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कोषागार बिल बाजार, तो ये सभी बाजार आ जाएंगे मुद्रा बाजार में। और वही पूंजी बाजार में प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार आ जाएंगे। आगे इसे डिटेल से पढ़ेंगे, मुद्रा बाजार को भी और पूंजी बाजार को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सभी किसमें आते हैं? मांग मुद्रा, वाणिज्यिक बिल, वाणिज्यिक प्रपत्रक, निष्पक्ष प्रमाण पत्र, कोषागार बिल बाजार, ये सभी आ जाएंगे मुद्रा बाजार में। और प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार पूंजी बाजार में आते हैं। चलिए आगे देखिए, इन दोनों में अंतर दिया गया है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर दिया गया है। तो देखिए मुद्रा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार अल्पकालीन विनिमय से संबंधित होता है, जो कम 1 वर्ष से कम समय के लिए रहता है। मुद्रा बाजार अर्थात अल्पकालीन एक्सचेंज होता है, इसमें अल्पकालिक एक्सचेंज होगा। वही दूसरा देखिए पूंजी बाजार में दीर्घकालिक विनिमय होता है, दीर्घकालिक एक्सचेंज होगा, इससे संबंधित है। इसमें 1 वर्ष से अधिक के लिए किया जाता है, इसमें 1 वर्ष से कम के लिए। दूसरा देखिए लेन देन ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक प्रपत्र, व्यापक पत्र व जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से होता है। और यहाँ लेन देन जो है अंश अर्थात शेयर से संबंधित, ऋण पत्र से, बॉन्डम या राजकीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज के माध्यम से किया जाता है, बॉन्ड्स या राजकीय प्रतिभूति के माध्यम से किया जाता है पूंजी बाजार में। तो इसमें देखिए शेयर भी किसमें आता है? पूंजी बाजार में आता है। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस बाजार की प्रतिभागी होते हैं। और इसमें देखिए पूंजी बाजार में इसमें दलाल एजेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाएं व अभिपोपक अर्थात अंडर राइटर व निवेशक इस बाजार में भाग लेते हैं। देखिए चौथा क्या है? मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। वही पूंजी बाजार का नियमन या नियंत्रण किसके द्वारा? सेबी के द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा किया जाएगा पूंजी बाजार का। ठीक, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब आगे देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? सेबी को पढ़ेंगे। तो देखिए सेबी को हमने इससे पहले भी कई चैप्टर में पढ़ा है। सेबी के संबंध में उसका स्थापना कब किया था, उसका उद्देश्य किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ये सबको हम पढ़े ही हैं। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी। तो देखिए सेबी का स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना किया गया। इसे वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना और दर्जा इसे वैधानिक रूप से दिया गया 30 जनवरी 1992 को। इसकी सिफारिश की पर बनाया गया था, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था इसे। मुख्यालय इसका कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 4 स्थानों में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। देखिए इसके लिए जो है एक अधिनियम लाया गया था, सेबी अधिनियम 1992। इसी के प्रावधान के अंतर्गत इसे वैधानिक करार दिया गया था। तो 1992 में आया था, 30 जनवरी 1992 से वैधानिक दर्जा दिया। तो सेबी अधिनियम आया था 1992 में। इसका कार्य क्या है? शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है और शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी सेबी को ही है। ठीक, 1988 में अंश पूंजी इसका 7.5 करोड़, तो 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ की अंश पूंजी के साथ जो है 12 अप्रैल 1988 को इसे स्थापित किया गया था 3 बैंकों द्वारा, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईएफसीआई। इन तीनों बैंक के द्वारा पहले 1988 में 7.5 7.5 करोड़ की अंश पूंजी के साथ इसकी स्थापना किया गया था। बाद में जो है सरकार द्वारा इसे इस सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक निकाय घोषित किया गया था।
इसमें कुल सदस्य संख्या कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं इसके कार्यकारी में, एक अध्यक्ष होंगे और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होंगे और 5 और अन्य सदस्य होंगे। इसके वर्तमान अध्यक्ष देखें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, माधवीपुरी बुच। अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता वाला व्यक्ति होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं उसका कौन केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं किसी विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को। माधवीपुरी बुच का नाम आपको याद रखना है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब आगे चलिए, फिर से अब हम क्या पढ़ेंगे? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मुद्रा बाजार। देखिए यह एक व्यापक वित्तीय बाजार के उस भाग को प्रस्तुत करता है जिसमें उच्च तरलता वाली और अल्पकालिक वित्तीय पूंजी का कारोबार या खरीद फरोख्त होती है, जिनकी परिपक्वता 1 वर्ष तक की होती है। तो 1 वर्ष से कम तक के लिए क्या मुद्रा बाजार होता है? मुद्रा बाजार के द्वारा ही रिजर्व बैंक तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लिक्विडिटी होता है जो है इसका, रिजर्व बैंक की जो तरलता होता है लिक्विडिटी, उसका नियंत्रण मुद्रा बाजार के द्वारा ही किया जाता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं जैसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता और लेन देन टेलीफोन कॉल्स पर भी किए जा सकते हैं। संगठित मुद्रा बाजार में आरबीआई बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था आदि भाग लेते हैं। तो इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार में कौन कौन? आरबीआई सभी बैंक के हो जाएंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी, वित्तीय संस्था, तो ये सब बड़े बड़े संस्था जो है मुद्रा बाजार में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में प्राचीन काल से ही एक बड़ा असंगठित मुद्रा बाजार है जिसमें स्थानीय साहूकार, असंगठित मुद्रा बाजार देखें तो इसमें स्थानीय साहूकार होते हैं, चिट फंड होते हैं, ये सभी किसमें प्राचीन काल से जो है असंगठित मुद्रा बाजार के रूप में देखे जाते हैं। ये व्यवसायों और व्यक्तियों को अल्पकालिक फंड देते हैं, ये सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। ठीक, तो इसके उदाहरण है असंगठित मुद्रा बाजार के। मुद्रा बाजार के उप बाजारों को देखें तो मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या क्या उप बाजार हैं, इसमें क्या क्या उप बाजार हैं उसे देख लीजिए। सब मार्केट्स ऑफ मनी मार्केट, तो आप मांग मुद्रा बाजार, पहला है मांग मुद्रा बाजार। इस बाजार में जिस दर पर लेन देन होता है उसे मांग दर कहा जाता है। जिस दर पर लेन देन होगा उसे मांग दर कहा जाएगा। मांग मुद्रा बाजार में जो मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, मांग और आपूर्ति के आधार पर, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें मुद्रा की मांग बहुत कम समय के लिए, प्रायः कुछ घंटों से लेकर के 14 दिन तक की जाती है। ठीक, तो इसमें जो है मांग कितने, कुछ घंटों से 14 दिन तक के किया जाता है मांग मुद्रा बाजार में। दूसरा है वाणिज्यिक बिल बाजार, कॉमर्शियल बिल मार्केट। यह अल्पकालीन स्वतरलता वाला तथा मोल भाव युक्त बाजार है। इसका प्रयोग कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं, घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं का बाजारों में लाने तथा भंडारण के वित्तीयन हेतु किया जाता है। भारत में यह अभी तक के अल्प विकसित अवस्था में है, तो ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है अभी वाणिज्यिक बिल बाजार। चलिए अगला देखिए, वाणिज्यिक प्रपत्र, कॉमर्शियल पेपर। ये प्रमाण पत्र पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा, कौन सी कंपनियां जिनकी जो है कार्यकारी पूंजी कितना हो 5 करोड़ से अधिक पूंजी वाले जो कंपनी होंगे उन्हें जो है 25 लाख रुपए के गुणज में जारी किए जाते हैं। क्या किए जाएंगे? प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वाणिज्यिक प्रमाण पत्र 25 लाख के गुणज में। ये न्यूनतम 1 करोड़ रुपए व परिपक्व अवधि 3 से 6 माह तक के लिए जारी किए जाते हैं। तो देखिए कितना है, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का वाणिज्यिक प्रपत्र जो कितने 25 के गुणज में किया जाता है कहा जाता है जो, और इसके परिपक्व अवधि कितना रहेगा 3 से 6 माह तक के लिए जारी किया जाता है। इन्हें सन 1990 में प्रारंभ किया गया था। वाणिज्यिक प्रपत्र को भारत में सन 1990 में प्रारंभ किया गया था, कॉमर्शियल पेपर। उसके बाद चलिए देखिए जमा प्रमाण पत्र, डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका मूल्य 25 लाख रुपए या उनके गुणज में होता है। इसकी परिपक्व अवधि 3 माह से लेकर 1 वर्ष होती है। ये प्रमाण पत्र हस्तांतरित ट्रांसफर किए जा सकते हैं। प्रमाण पत्र निवेशकों को अल्पकाल में निवेश अवसर प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, जमा प्रमाण पत्र। तो मुद्रा बाजार के उप बाजारों के रूप में आप इसे जान सकते हैं। उसके बाद एक और है कोषागार बिल बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट। ये हुंडियों के रूप में भारत सरकार के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रावधानिक नोट्स होती है। ये हुंडियां 2 प्रकार की होंगी, एक साधारण व नियमित कोषागार हुंडिया और दूसरा होता है तदर्थ कोषागार हुंडिया। इनकी परिपक्वता अवधि कितना होगा, 14 दिन से लेकर के 364 दिन तक के होगा। तो 1 वर्ष से कम होना चाहिए, तो 14 दिन से 364 दिन तक के होता है कोषागार बिल बाजार की हुंडिया की, इसका क्या परिपक्वता अवधि। ठीक, तो ये जो है 5 प्रकार के क्या है मुद्रा बाजार के अंतर्गत उप बाजारें हैं। ठीक, अब उसके बाद चलिए हम क्या पढ़ेंगे, पूंजी बाजार। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी बाजार। तो चलिए देखिए पूंजी बाजार को, अब पूंजी बाजार से आशय
ऐसे वित्त बाजार से है जहां वित्तीय प्रतिभूतियां एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। तो यहाँ जो है इस वित्तीय बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियां या संपत्तियों का कितने मध्यम और दीर्घकाल के लिए अर्थात 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए जो है क्रय विक्रय किया जाएगा जिस बाजार में, उसे कहा जाएगा पूंजी बाजार। और 1 वर्ष से कम के लिए यहाँ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रा बाजार कहा जाता है। इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था। पूंजी प्रकार दो प्रकार के होंगे पूंजी बाजार। पहला होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होगा द्वितीयक बाजार। तो देखिए प्राथमिक बाजार को सबसे पहले देखिए। प्राथमिक बाजार पूंजी बाजार का वह अंग है जहां प्रतिभूतियों का पहली बार विक्रय होता है। तो पहली बार जहां विक्रय किया जाएगा वो प्राथमिक बाजार कहलाएगा। अर्थात यह नए निर्गमनों, नए इश्यू से संबंधित बाजार होते हैं जहां कोषों का गतिशीलता सदैव नई प्रतिभूतियों के माध्यम से किया जाता है। तो जहां सबसे पहले जब बेचा जाएगा किसी शेयर को, जहां पहले प्रतिभूति को बेचा जाता है उस को कहेंगे प्राथमिक बाजार। उसके बाद वह द्वितीयक बाजार कहलाएगा अगर दूसरी बार बेचा जाएगा तो देखिए द्वितीय बाजार वह बाजार जिसके अंतर्गत पुरानी अर्थात पूर्व में जारी की गई प्रतिभूति का व्यापार होता है, द्वितीयक बाजार कहलाता है। तो पहले से जो बिक चुका है, एक बार जारी कर दिया गया है प्रतिभूति, उसे फिर से बाद में बेचा जाता है तो वो कहाँ होता है, द्वितीयक बाजार में। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। तो इसके अंतर्गत पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज होंगे। द्वितीयक बाजार बहुत महत्वपूर्ण है और सेबी द्वारा विनियमित होता है। तो सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा। यह वह स्थान है जहां प्रतिभूतियों की निरंतर खरीदी और बिक्री होती रहती है। तो देखिए यही द्वितीयक बाजार ही क्या कहलाता है। अभी हम जिसे शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, शेयर मार्केट के नाम से, तो ये द्वितीयक बाजार के अंतर्गत ही आता है शेयर मार्केट। ठीक, तो देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया गया है। कंपनियों द्वारा जो शेयर जारी किए जाते हैं उन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है, परंतु यह तभी संभव हो सकता है जब कंपनी BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध हो जाए। तो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में जो है सूचीबद्ध हो तभी जो है उन शेयरों को खरीदा या बेचा जाएगा। कंपनी के सूचीबद्ध होने के बाद ही प्रक्रिया द्वितीयक बाजार के अंतर्गत होती है। सूचीबद्ध होने का तात्पर्य है जिस व्यक्ति को शेयर बेचा जाए वह शेयर को क्रय विक्रय करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को बेचा जाता है उसे प्राधिकृत होना चाहिए। तो इससे संबंधित सभी शब्दावलियों को देखेंगे हम। शेयर मार्केट में जो शब्दावलियां प्रयोग किया जाता है उन सब शब्दावलियों को इस चैप्टर में दिया गया है, अच्छे से उन सबको समझेंगे। तो चलिए अब पूंजी बाजार के अंतर्गत जो वित्तीय उपकरण होते हैं, पूंजी बाजार के वित्तीय उपकरण उसे अब समझिए। तो क्या क्या वित्तीय उपकरण होते हैं, इसके शब्दावली है उसे ही समझिए। तो पहला है क्या, शेयर। तो शेयर होगा, दूसरा होगा ऋण पत्र डिबेंचर्स, तीसरा होता है बंध पत्र बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड होगा, वित्तपन्न डेरिवेटिव्स। तो ये जो है कितने 5 जो है इसके उपकरण होंगे पूंजी बाजार में, वित्तीय उपकरण। तो चलिए सभी को परिभाषित किया गया है यहाँ, उन सबको हम यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए शेयर कंपनी की पूंजी को शेयरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक शेयर कंपनी के स्वामित्व की एक इकाई को सृजित करता है और बिक्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है ताकि कंपनी के लिए पूंजी जुटाई जा सके। तो देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी है, मान लीजिए ये जो है इसका मूल्य जो है 100 रुपीज है, मान लीजिए एक कंपनी का। अब इसे जो है 100 अलग अलग टुकड़े में तोड़ देते हैं तो ये 100 इसके क्या हो जाएंगे, 100 जो है इसके शेयर हो जाएंगे जो समान रूप से एक ही रहेंगे। तो उसी को बताया गया है। तो शेयर जो है किसी कंपनी की पूंजी शेयरों में विभाजित किया जाता है। जो टोटल पूंजी होता है 100 पूंजी है, उसे मान लीजिए 100 शेयरों में डिवाइड कर दिया। एक एक शेयर की मूल्य कितना हो जाएगा, 1। तो प्रत्येक शेयर को क्या किया जाएगा, इन सब शेयर को जो है बेचा जाता है। इससे जो है क्या होता है, कंपनी के लिए जो है पूंजी जुटाया जाता है, तो पूंजी इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद देखिए शेयर धारक कंपनी से प्रतिफल या रिटर्न लाभांश के रूप में प्राप्त करते हैं। ये शेयरों की बिक्री के समय लाभ या हानि, सुख या कष्ट के उठाते हैं। ठीक, तो इससे जो है शेयर को कभी बेचने से लाभ होता है, कभी हानि होता है। तो ये जो है शेयर को समय समय पर जो है लाभ हानि देखने को मिलता है। ठीक, तो ये शेयर आप समझ गए होंगे। किसी कंपनी का क्या होता है, पूंजी होता है, उसी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे इकाइयों में। उसे ही क्या कहा जाता है, शेयर। उसे ही क्या एक्सचेंज जो शेयर मार्केट है उसमें जो है बेचा और खरीदा जाता है। चलिए दूसरा देखिए ऋण पत्र डिबेंचर। तो इसके
ये कंपनी द्वारा जारी ऋण उपकरण होते हैं जिनके ब्याज की दर निश्चित होती है और जो सामान्यतः असुरक्षित होते हैं। यह मध्यकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है और परिपक्वता तिथि पर पुनर्भुगतान योग्य होता है। तो एक ऋण उपकरण है जिसे एक निश्चित ब्याज दर पर जो है रखा जाता है। ये मध्यकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। इसकी परिपक्वता तिथि पूर्ण होने पर इसमें पुनर्भुगतान के योग्य होता। ऋण पत्र सामान्य कितने प्रकार के होते हैं यहाँ दिया गया है। 4 प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। पहला होगा परिवर्तनीय ऋण पत्र, जिन्हें शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है, इन्हें जो है परिवर्तनीय ऋण पत्र कहेंगे। दूसरा अपरिवर्तनीय, जिन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तीसरा होगा प्रतिदेय योग्य ऋण पत्र, जिन्हें परिपक्व के बाद जारीकर्ता द्वारा छुड़ाया या भुनाया जा सके, इसे प्रतिदेय योग्य ऋण पत्र। और चौथा है अप्रतिदेय योग्य ऋण पत्र, जिन्हें जारीकर्ता द्वारा छुड़ाया या भुनाया नहीं जा सकता, उन्हें कहेंगे अप्रतिदेय योग्य ऋण पत्र। ठीक, तो ये हो गया ऋण पत्र संबंधित। अब तीसरा देखिए बंध पत्र अर्थात बॉन्ड। बंध पत्र एक ऋण उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार, सरकारी एजेंसियां या बड़े निगम एक अस्थिर या निश्चित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए फंड उधार लेते हैं। सरकार अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के साधन के रूप में बंध पत्र का उपयोग करते हैं, जो प्रकृति में सामान्यतः पूंजी होती है। तो यह है जो एक प्रपत्र के रूप में इसे भी यूज किया जाता है, बॉन्ड को पूंजी के रूप में सरकार द्वारा। बंध पत्र की ऋण पत्र की तरह ही होते हैं, लेकिन बंध पत्र शब्द का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब ऐसी सुरक्षा सरकार या नगर पालिकाओं जैसे सरकारी निकायों द्वारा की जाती है। यद्यपि भारत में बंध पत्र और ऋण पत्र शब्द का प्रयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये जो है सरकार के द्वारा जो बॉन्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है इस शब्द का, बंध पत्र का, बॉन्ड का। चलिए अब अगला देखिए म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है, ये जो है अपनी पॉलिसी इकाइयों में बेचकर कोष एकत्रित करते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो इसमें अपनी पॉलिसी के माध्यम से जो है बेचकर की कोष को एकत्रित करते हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो इसमें जो है इस म्यूचुअल फंड में जिनका पैसा जमा किया जाता है उसी फंड, इसके म्यूचुअल फंड के द्वारा ही जिसमें शेयर बाजार में निवेश किया जाता है और जो प्रॉफिट यहाँ से मिलता है वही प्रॉफिट जो है उसमें निवेश किए जाते हैं म्यूचुअल फंड में, उन ग्राहकों को भी दिया जाता है उस प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक, अब चलिए उसके बाद देखिए यूटीआई, इसका फुल फॉर्म है यूटीआई का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 फरवरी 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके नियामक संस्था सेबी, तो जितना भी शेयर मार्केट से संबंधित संस्था है उन सब का नियामक संस्था है सेबी। यह भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। तो ये याद रखेंगे, यूटीआई क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को, मुख्यालय मुंबई में है। देखिए म्यूचुअल फंड एक वित्तीय उपकरण है जिसमें धन का एक कोष या पुल बनाने के लिए कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है, जिसे फिर पेशेवर प्रबंधकों द्वारा आय और पूंजी की वृद्धि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति जैसे स्टॉक, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बंध पत्र, कॉर्पोरेट बंध पत्र इत्यादि में निवेश किए जाते हैं। तो वही है, कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, उनसे इकट्ठा किया जाता है म्यूचुअल फंड में पैसे, और इसी को जो है पेशेवर प्रबंधकों, तो इसमें जो है ऐसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो इसके संबंध में जो है नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट संबंध में, उन लोगों के द्वारा जो है शेयर मार्केट में लगाया जाता है पैसा, और कुछ पैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार के पास जो है बंध पत्र के रूप में, कॉर्पोरेट बंध पत्र के रूप में आदि के रूप में निवेश किया जाता है, और उससे जो प्रॉफिट होने वाला है उन ग्राहकों को भी दिया जाता है। ठीक, देखिए म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है ऋण या निश्चित आय फंड, तीसरा है मिश्रित या संतुलित फंड, चौथा है मुद्रा बाजार या अल्पकालिक फंड, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय फंड, छठवा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो ये 6 म्यूचुअल फंड के प्रकार हैं। अब म्यूचुअल फंड के लाभ क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, देखिए म्यूचुअल फंड का प्रबंधन पेशेवर लोगों द्वारा किया जाएगा। तो पेशेवर लोगों द्वारा किया जाएगा तो उनके नॉलेज के माध्यम से वे अच्छी जगह निवेश करेंगे जहां से प्रॉफिट हो। तो ये फायदा है एक, इसमें कम लागत जुड़ी होती है, और जहां तक कि छोटे निवेश भी किए जा सकते हैं, इसमें छोटे छोटे निवेश किए जा सकते हैं। यह विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है, जो निवेश से जुड़े जोखिम को कम करता है। म्यूचुअल फंड की बहुत सी किस्में उपलब्ध होती है, जिन्हें निवेशक की जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार चुना जा सकता है। देखिए इसकी तरलता उच्च होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को सुगमता से बेचा जा सकता है, तो इसकी तरलता भी अधिक होगा। उसके बाद चलिए अगला देखिए वित्तपन्न डेरिवेटिव्स। तो वित्तपन्न देखिए, वित्तपन्न एक वित्तीय उपकरण है जिसका मूल्य एक या अधिक मूलभूत परिसंपत्ति या प्रतिभूतियों से प्राप्त किया जाता है। मूलभूत परिसंपत्तियों में शेयर, बंध पत्र, सूचकांक या इंडेक्स, मुद्रा या सोना, चांदी, चीनी, कॉफी इत्यादि वस्तु हो सकती है।
यह वित्तीय जोखिम से बचाता है और एक स्थापित जोखिम प्रबंधन क्रियाविधि है। सेबी भारत में वित्तपोषण बाजार को विनियमित करता है। तो वित्तपोषण बाजार को भी किनके द्वारा? सेबी के द्वारा जो है विनियमित किया जाता है। ठीक, तो यह हो गया वित्तपोषण। तो ये डेरिवेटिव्स के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं वित्तपोषण के 4 प्रकार। पहला होता है वायदा, दूसरा होगा आगामी, तीसरा विकल्प और चौथा जो है विनिमय। तो ये 4 प्रकार होते हैं डेरिवेटिव्स अर्थात वित्तपोषण के। अब चलिए ये जो है लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को अब चलिए समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जहां खरीदार और विक्रेता शेयर, बंध पत्र, डेरिवेटिव आदि जैसे प्रतिभूतियों की खरीदी फरोख्त या कारोबार करते हैं। ये कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किया जा सकता है। प्रतिभूति की कीमतें प्रतिभूति की मांग और आपूर्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। तो जो प्रतिभूति रहेंगे उन सबका जो सिक्योरिटीज रहते हैं उनका क्या होगा? मांग और आपूर्ति द्वारा जो है उसकी कीमतें जो है कम ज्यादा होती रहती है। ठीक, अब देखिए भारत में T+1, टी का अर्थात होता है ट्रेंडिंग +1 डेज भुगतान या समाधान चक्र सेटलमेंट साइकिल का अनुपालन करता है। पुनः जून 2024 से T+2 अर्थात ट्रेडिंग+2 समाधान चक्र को लाया गया है। तो पहले क्या होता था? ट्रेडिंग+1 डे, तो एक दिन के बाद में भुगतान किया जाता था। अब उसे जो है ट्रेडिंग+2 डे, तो ट्रेडिंग+2 डे में जो है भुगतान किया जाता है। वर्तमान में भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 जो है प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखिए इसे दोनों को, चलिए इन दोनों को यहाँ डिटेल से दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले देखिए सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था 9 जुलाई 1875 को। याद रखेंगे 9 जुलाई 1875 को इसका स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय है मुंबई के दलाल स्ट्रीट में। तो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए इसके द्वारा एक सूचकांक भी जारी किया जा रहा है 1986 से सेंसेक्स नामक एक सूचकांक जारी किया जाता है, सेंसेक्स नामक। ठीक, इसकी परिकल्पना 1986 में की गई थी। इसके मान्यता है 1956 में इसे मान्यता दिया गया था सरकार द्वारा। शेयर बाजार के रूप में मान्यता दिया गया था कब? 1956 में। इसका बेस ईयर 1978-79 को माना जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर 1978-79 को। इसका पूर्व नाम क्या है? नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। जब इसे स्थापित किया गया था 1875 में, तब इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30 ब्लू चिप कंपनियों को सूची को समय समय पर संशोधित किया जाता है। तो 30 ब्लू चिप कंपनी जो है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध है। तो याद रखेंगे कितना? 30 ब्लू चिप कंपनी जो है इसके अंतर्गत सूचीबद्ध है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत। उसके बाद चलिए दूसरा देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है सबसे बड़ा है। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, और वही जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना देखिए, इसका स्थापना 1992 में किया गया था। फिरवानी समिति की सिफारिश पर किया गया था। कार्यशील 1994 से कार्यशील है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, मुंबई के वर्ली में इसका मुख्यालय है। इसके द्वारा भी एक सूचकांक जारी किया जाता था, निफ्टी नामक सूचकांक जारी किया जाता है, जिसकी परिकल्पना 1996 में दी गई थी। निफ्टी जो है किसके द्वारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, और वही सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी किया जाने वाला सूचकांक है। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर कितना है? 1995 इसका बेस ईयर है। इसके प्रवर्तक कौन है? आईडीबीआई। तो आईडीबीआई बैंक जो है इसका प्रवर्तक है। यह भारत का पहला डीमैटेरियलाइज्ड अर्थात नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज है। डीमैटेरियलाइज्ड अर्थात नॉन पेपर स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कारोबार की मात्रा, यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में एनईसी देश का सबसे बड़ा है। देखिए कारोबार की मात्रा में जो है सबसे बड़ा जो है स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सभी प्रकार के प्रतिभूतियों, इक्विटी और ऋण, कॉर्पोरेट, सरकार और डेरिवेटिव के लिए एक कारोबार मंच प्रदान करता है। तो सभी प्रकार के प्रतिभूतियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें जो है 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए इसमें कितना है? 30। उसमें कितना था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है 30 जो है कितना कंपनियां जो है लिस्टेड थी, और इसमें जो है 50 कंपनियां लिस्टेड है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। और उसके बाद देखिए एक और है जिसे याद रखना है आपको, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसे OTCEI के नाम से जानते हैं। इसका स्थापना 1990 में किया गया था। इसका भी मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य है कम लागत पर नए परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना, निवेशकों को पारदर्शिता एवं कुशल तरीके से ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इसमें सूचीबद्ध कंपनियों को देखें तो इनमें उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी पूंजी का स्तर
30 लाख से लेकर के 25 करोड़ तक के होते हैं, उन कंपनियों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है। इसके संबंध में यह भारत का प्रथम ऑनलाइन व्यापारी सुविधा संपन्न कंप्यूटरीकृत एक्सचेंज है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सुविधा देने वाला जो है पहला एक्सचेंज यही बना था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1990 में। इसकी अवधारणा यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डेक ये कहाँ का है, यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डेक। इसी के आधार पर जो है इसे बनाया गया था, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को। ठीक, तो इसको अवधारणा कहाँ से लिया गया है, यूएसए के नेस्डेक से। वर्तमान में भारत में टोटल जो है 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, अभी हमने टोटल कितने पढ़े, 3 ही को पढ़े हैं, और हमारे भारत में टोटल जो है 23 स्टॉक एक्सचेंज है टोटल। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए स्टॉक मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उन्हें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखिए ब्लू चिप कंपनी, हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पढ़ा था कि 30 वहां ब्लू चिप कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहां समझ लीजिए ब्लू चिप कंपनी क्या होते हैं। तो देखिए ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो निरंतर लाभ अर्जित करती है और उनमें आगे की लाभ अर्जित करने की संभावना होती है। तो देखिए जो लाभ कमा रहे हैं और उन्हें आगे भी लाभ कमाने से संबंधित है, तो ऐसे जो है कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनियों के शेयर को ब्लू चिप शेयर कहते हैं। इन कंपनियों का बाजार पंजीकरण बहुत अधिक एवं स्थिर होता है। ठीक, तो ये है ब्लू चिप कंपनी। दूसरा शब्दावली देखिए तेजड़िया अर्थात बुल्स। तो तेजड़िया या बुल्स कौन होते हैं, तो देखिए जब किसी शेयर धारक व्यक्ति को शेयर की कीमत बढ़ने की स्थिति में लगता है उसे तेजड़िया कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति को ही कहा जाता है बुल। तो एक मूवी भी आया है, देखे होंगे आप, बिग बुल करके। ठीक, तो उसी वही है। तो वहां जो हर्षद मेहता दिखाया गया है, तो वो जैसे वो बिग बुल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिन्हें जो है शेयर की कीमत बढ़ने की स्थिति का पहले से पता चल जाता है, उन्हें कहा जाता है तेजड़िया या बुल्स कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा है मंदड़िया या बियर। मंदड़िया या बियर्स, जब किसी शेयर धारक व्यक्ति शेयर की कीमत गिरने की आशा करता है तो उसे मंदड़िया कहा जाता है। तो अगर कोई अनुमान लगाता है कि इस कंपनी का शेयर गिरने वाला है करके, तो उसे कहा जाता है बियर या मंदड़िया कहा जाता है। ठीक, तो ये दोनों अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक, तो चलिए अगला देखिए जॉबर्स। तो जॉबर्स कौन होते हैं, कम लाभ के लिए शेयर की खरीदी बिक्री करने वाले को जॉबर्स कहा जाता है। ठीक, जो कम लाभ के लिए शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं जॉबर्स। उसके बाद चलिए डीमैट खाता। तो डीमैट खाता, तो ये क्या होता है समझिए। डीमैट खाता, तो डीमैट खाता एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें रुपयों के स्थान पर प्रतिभूतियों या बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें क्या करना है, निवेश करना है शेयर मार्केट में, तो उनके पास ये डीमैट खाता होना अनिवार्य होता है, डीमैटेरियलाइज्ड और डीमैट अकाउंट। ठीक, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमैट खाता के बिना कोई शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आपके पास कितना खाता में आपके पैसे हैं वो दिखाएगा। तो वो किस रूप में दिखाता है, प्रतिभूति या बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है उसे दिखाया जाता है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए बिग बुल। ऐसे ब्रोकर या दलाल जो राष्ट्रीय स्तर से तेजड़िया का नेतृत्व करते हैं उन्हें बिग बुल्स कहते हैं। इसके लिए ब्लू चिप कंपनियां काम करती हैं जैसे रिलायंस कंपनी। तो ये सभी बिग बुल्स कहलाएंगे जो किसी राष्ट्रीय स्तर पर जो है ब्रोकर के रूप में काम करेंगे, वो भी तेजड़िया के नेतृत्व करते हैं। ठीक, तो इन्हें कहा जाएगा बिग बुल्स। चलिए अगला देखिए गिल्ट एज बाजार। तो गिल्ट एज बाजार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित ऐसा बाजार जहां सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इस बाजार को सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है। इस बाजार में जोखिम कम होता है जिस कारण निवेशकों की पूंजी सुरक्षित रहती है। तो यह सबसे सुरक्षित बाजार माना जाता है गिल्ट एज बाजार। ठीक, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित है। सरकार और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यही किया जाता है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए बुल स्टॉक। जिस शेयर का मूल्य बढ़े उसे बुल स्टॉक किया जाएगा। बियर स्टॉक, जिस शेयर का मूल्य घटता है उसे बियर स्टॉक कहा जाता है। बोनस शेयर, पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में शेयर देना बोनस शेयर कहलाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर को गलत ढंग से क्रय विक्रय करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। उम्मीद है आप सभी को यह शब्दावली समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए अगला देखिए, अब शेयर घोटाले की जांच हेतु कुछ समिति बनाया गया था। देखिए सबसे पहला जो समिति है शेयर घोटाले की जांच के लिए एक समिति बनाया गया था। उस समिति का क्या नाम है, जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति किससे संबंधित है, शेयर घोटाला जांच हेतु 2002 में एक कानून बनाया गया था इसी समिति के सिफारिश पर। तो शेयर घोटाले की संबंधित समिति है जानकी रमन समिति। इसके तहत कानून 2002 में लाया गया था। इसके तहत 25 करोड़
का जो है दंड देने का प्रावधान किया गया था, 25 करोड़ दंड देने का शेयर में घोटाला से संबंधित। ठीक, तो ये जानकी रमन समिति से संबंधित है। अब उसके बाद चलिए यहाँ क्या दिया गया है, विश्व में प्रमुख शेयर बाजारों के नाम दिए गए हैं। विश्व में जो प्रमुख शेयर बाजार है उसका नाम और वो कौन से देश से संबंधित है उसे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं डो जोन्स, तो डो जोन्स जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, यूएसए का, यूएसए के न्यूयॉर्क में है डो जोन्स, और यही यूएसए में ही कौन सा है, नैस्डैक। तो ये नैस्डैक बहुत प्रमुख, यूएसए का बहुत प्रमुख जो है शेयर बाजार है, नैस्डैक और डो जोन्स। उसके बाद जापान का याद रखेंगे निक्की, जापान का है निक्की, और वही नॉर्वे का ओस्लो, संघाई चीन का है संघाई, और चीन का एक और है, देखिए ये संघाई हो गया चीन का, और चीन का है शेंजेन। ठीक, तो ये दो जो है चीन के हैं। उसके बाद लंदन का लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद हैंगसेंग, तो ये हांगकांग का है हैंगसेंग, जर्मनी का बर्लिन, पोलैंड का वार्सा, वार्सा किसका है, पोलैंड का, कनाडा का है टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया का वियना, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट, और चीन का तो हम देखे हैं शेंजेन, और बांग्लादेश का ढाका। तो विश्व की प्रमुख शेयर बाजार हैं ये, और बाकी हम भारत के जो 3 हैं उसे तो हम पढ़े ही हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ क्या दिया गया है, भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को दिया गया है। इसका कुछ जो महत्वपूर्ण संस्था है उसका स्थापना कब किया गया था उन्हें दिया गया है। तो देखिए वर्ष 1956 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बना जिसे स्थायी मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 1956 में जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है स्थायी मान्यता प्रदान किया गया था। वर्ष 1964 में यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, जो पहला म्यूचुअल फंड है। अप्रैल 1988 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी की स्थापना किया गया था अप्रैल 1988 में। वर्ष 1994 में यूटीआई को प्रथम निजी क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। म्यूचुअल फंड बैंक के रूप में पहले बार यूटीआई को स्थापित किया गया 1994 में। वर्ष 1996 में निफ्टी का जन्म हुआ था। निफ्टी कौन सा है, तो ये निफ्टी का जन्म कब हुआ था, 1996 में। ये जो है किसके द्वारा, एनएसई द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाने वाला सूचकांक है निफ्टी। अगस्त 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना किया गया था अगस्त 1996 में। उसके बाद देखिए 11 मार्च 1999 में इन्फोसिस जो है नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी बनी। तो नैस्डैक हम देखें अभी क्या है, ये यूएसए के जो है शेयर बाजार है, सबसे प्रमुख शेयर बाजार है यूएसए का। तो इसमें जो है शामिल होने वाला, सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन सा है, इन्फोसिस, जो 11 मार्च 1999 को शामिल हुआ था। अप्रैल 2000 से भारत में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू किया गया। इंटरनेट ट्रेडिंग कब से, अप्रैल 2000 से किया गया है। चलिए तो यहां तक क्या हो गया हमारा स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद यहां दिया गया है लास्ट में साख निर्धारण, क्रेडिट रेटिंग को दिया गया है। किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या सरकार के ऋण लेने या उसे वापस करने की क्षमता का मूल्यांकन साख निर्धारण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के साख निर्धारण के संबंध में 3 संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो ये साख निर्धारण करने वाले 3 संस्थाएं हैं। पहला है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, दूसरा है मूडीज और तीसरा है फिच। तो ये किससे संबंधित है, साख निर्धारण संबंधित संस्था है। और दूसरा देखिए भारतीय कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के लिए, क्रेडिट रेटिंग अर्थात साख निर्धारण करने के लिए भारत के लिए है 3 संस्था सबसे प्रमुख है। ये पूरे विश्व स्तर पे हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। और वही भारतीय स्तर पर जो है 3 प्रमुख संस्था है साख निर्धारण के लिए। एक है क्रिसिल, दूसरा है इक्रा और तीसरा है केआर। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ नोट पॉइंट याद रखेंगे, भारत में साख निर्धारण से संबंधित क्रिसिल भारत की सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय संस्था है। तो क्रिसिल जो है सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय संस्था है भारत में साख निर्धारण से संबंधित, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसने अपना कार्य 1988 से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ तक के हमारा बाजार वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहां से हमारा 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब हमारा एक ही चैप्टर और बचा हुआ है, 6वां चैप्टर। तो उसे हम जो है अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, एक वीडियो में हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो उम्मीद है आपको जो है ये बाजार वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ। ठीक, तो वहां आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।